So today I have a very popular feminist critic, सिमोन दी बुआ। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर उनकी टेक्स्ट को लेकर के। द सेकंड सेक्स जो उनका टेक्स्ट है उसको लेकर के आता है। और ये चीज एक स्टेटमेंट दिया गया है जो इन्हीं के द्वारा कि वुमन आर नॉट बॉर्न बट मेड। औरतें पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। वो जेंडर कंस्ट्रक्शन, सोशल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। औरतें जो पैदा होती है वो फीमेल के रूप में पैदा होती है, ना कि औरत की शक्ल में। तो सीमान दी बुआ को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। सीमान दी बुआ सबसे पहला कि वो एक फ्रेंच फेमिनिस्ट क्रिटिक है। एक चीज आपको ये ध्यान में रखना, शी बिलोंग्स टू फ्रांस। तो सीमान दी बुआ was a French feminist critic. She was born on 9th January 1908. 9 जनवरी 1908 ईस्वी को उनका जन्म हुआ and died on 14th April 1986. 14 अप्रैल 1986 ईस्वी को उनकी मौत होती है। सो यू कम टू नो 8 और 86 अगर हम जोड़े तो एक अच्छी खासी उम्र उन्होंने गुजारी। इस तरह से अगर हम देखें तो 78 ईयर्स के आसपास का पूरा मामला होगा। तो सीमान दी बुआ, a French feminist critic, born on 9th January 1908, died on 14th April 1986. She was a French existentialist. फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक थियरी है और हम सारे लोगों को पता है कि एक आइडियोलॉजी है जो सिरेन उनका रहा है। तो अगर हम देखें तो फ्रेंच जो सोरेन किर्केगार्ड का, उसके अलावा जो है जो फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट है उनका अपना एक अलग नजरिया उस पर है। फिलोसफर भी रही है, राइटर, सोशल थियरिस्ट एंड फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट। Though she did not consider herself as herself a philosopher, and even though she was not considered one at the time of her death, she had a significant influence on both feminist existentialism and feminist theory. As a feminist critic, सीमान दी बुआ का अपना एक, यू कैन से, एक उनका अपना एक इन्फ्लुएंस रहा। उनका जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ पे था? फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म और फेमिनिस्ट थियरी पर उनका अपना था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमान दी बुआ का फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म और फेमिनिस्ट थियरी पर उनका अपना एक इम्पोर्टेंट रोल या रहा है। उनका जन्म जो हुआ है, सीमान लुइस अर्नेस्टाइन मेरी बर्ट्रांड डी बुआ, ये हम लोग देख रहे हैं, 9 जनवरी 1908 पेरिस फ्रांस में। उनका जो डेथ हुआ है 14 अप्रैल 1986, 78 साल की उम्र में। तो इस पूरे के पूरे जो पहला आपके सामने स्क्रीन पर जो पिक्चर नजर आ रही, जो पोर्ट्रेट नजर आ रहा है, दैट इज द पोर्ट्रेट ऑफ द सिमोन दी बुआ। एक फ्रेंच फेमिनिस्ट क्रिटिक है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर है। और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है सोरेन किर्केगार्ड का रहा है। तो यू कम टू नो हियर कि उनका, उनके बारे में वी ऑल हैव हर्ड अबाउट द सेकंड सेक्स जो किताब है उसको लेकर के हम लोग इसके बारे में भी सुने हुए हैं कि एक बहुत फेमस कोटेशन है, वुमन आर नॉट बॉर्न बट मेड। तो ये सारा चीज किसका? सीमान दी बुआ का ही कॉन्सेप्ट था। उनका जन्म, उनका डेथ आपको ध्यान में रखना। फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट, फिलोसोफर एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक। अब उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि उनके जो नोटेबल वर्क्स रहे हैं, ये तो हम लोगों ने बात किया था किस स्कूल से क्या क्या, बट उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यू सी हियर कि उनका एक वर्क है, शी केम टू स्टे। उस नोटेबल वर्क्स में अगर आप देखेंगे तो बुआ जो है का पहला नावल, ये नावल रहा है, लेकिन शी वॉज नॉट फेमस एज अ नॉवेलिस्ट। सीमान दी बुआ का एक वर्क है, उस वर्क का नाम है शी केम टू स्टे। ये इनका नॉवेल रहा और ये 1943 में पब्लिश होता है। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट इट इज इंस्पायर्ड बाय हर एंड साथरे सेक्सुअल रिलेशनशिप। इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप था
सात्रे से। सो यू कैन से कि जो जब जब आप हम लोग बात करते हैं सात्रे को लेकर के खास करके, तो वी कम टू नो अबाउट व्हाट वी कम टू नो थिएटर ऑफ एब्जर्ड की का कॉन्सेप्ट, या इन सब चीजों को सात्रे में एक बड़े क्रिटिक में अगर देखा जाए या लिटरेरी फिगर रहे हैं। तो सीमांत बुआ का एक नॉवेल आता है 1943 में, शी केम टू स्टे, और एक कब 1943 में आता है। और ऐसा कहा जाता है कि यह जो नॉवेल है उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप जो उनका और सात्रे के बीच में था उससे प्रभावित था। हर एंड सात्रे सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ऑल्गा कोजाकीविज एंड वांडा कोजाकीविज. Olga was one of her students in the Round Secondary School where Buga taught during the early 1930s. She grew fond of Olga. Satre tried to pursue Olga, but she rejected him. So he began a relationship with her sister Wanda. खैर ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें इससे नहीं जाना है, हमें केवल इतना ध्यान में रखना है कि शी केम टू स्टे एक नॉवेल है। किसका नॉवेल है? दैट इज द नॉवेल ऑफ सीमान दी बुआ का। ये कब आया है? 1943 में आया है। और इस नॉवेल में उनका जो सात्रे का, उनका और सात्रे का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप अगला या उनके अपने जो स्टूडेंट थे उनके साथ को लेकर के बात बताई गई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी इसमें चीजें रही हैं, यहाँ पे हम ये थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे कि अपॉन हिज डेथ Satri was still supporting Wanda. He also supported Olga for years until she met and married Jacques Laurent Bost, a lover of Bua. However, the main thrust of the novel is philosophical, a scene in which to situate Bua's dividing philosophical preoccupation, the relationship between the self and the other. So this is the concept. इसमें एक रिलेशनशिप दिखाया गया और वह रिलेशनशिप क्या है? सेल्फ एंड द अदर. In the novel, she just before the outbreak of World War II, जो नॉवेल का सेटिंग है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम का है, बुआ क्रिएट्स वन कैरेक्टर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल्गा एंड वांडा. दैट इज नथिंग, ठीक है, उसमें उन्होंने एक कैरेक्टर को दिया, लेकिन पूरा का पूरा क्या है? एक नॉवेल है, 1943 में आया, जिसमें उनका और जो साथी थे उनका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है ऑगला या ऑल्गा के साथ, उस सब चीजों को लेकर के बना हुआ है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे लगता है वो पेजेस इधर से उधर हुए थे, एक नॉवेल को हम लोगों ने लेकर के अभी डिस्कस किया, और जो आपकी सीमा दी बुआ रही है उनका ये 3 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा. ये तीनों टर्म उन्हीं का ही क्वाइन किया हुआ है. एथिक्स ऑफ एम्बिगिटी, फेमिनिस्ट एथिक्स, एग्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म. ये अगर आता है कि एथिक्स ऑफ एम्बिगिटी और फेमिनिस्ट एथिक्स, एग्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म, ये किसका है? तो वी हैव टू रिमेम्बर कि ये जो पूरा तीनों वर्ड को जो क्वाइन किया गया है या नोटेबल आइडियाज जो है सीमांती बुआ का रहा. वो जो प्रभावित थी हीगेल से, लेब्निज से, मार्क्स से, साढ़े साढ़े सात साठ सात्रे से, और जिन्होंने उनको उनसे जो लोग प्रभावित थे वो बटलर है, फायरस्टोन है, ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो के सब क्रिटिक्स हैं जो उनसे प्रभावित है. खैर अपनी जगह है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आपको उनके मिलेंगे जो एक एट अ ग्लांस में आपको जानना है. बुआ रोट नॉवेल, essays, biographies, autobiographies, and monographs on philosophy, politics, and social issues. She was known for her 1949 treatise The Second Sex. 1949 में उनकी जो एक किताब या treatise जो आया हुआ था, that is the Second Sex. A detailed analysis of women's oppression and a foundational tract of contemporary feminism. इसमें उन्होंने औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार का जिक्र किया और जो कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म था उस समय का, उसको लेकर के वो बात करती है. तो एक चीज इसी पे सबसे ज्यादा बात होगी, किस पर? द सेकेंड सेक्स को लेकर के. द सेकेंड सेक्स पर मैं एक अलग से क्लास लूंगा, थोड़ा सा मैं उसमें बताऊंगा किन किन मुद्दों को लेकर के इसमें उन्होंने बात किया हुआ है. तो रिमेम्बर दैट की जो सीमान दी बुआ रही है उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है द सेकेंड सेक्स है, जिसमें उन्होंने वुमेन्स ऑपरेशन को लेकर के बात किया है,
फाउंडेशनल ट्रैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। एंड हियर यू सी व्हाट हियर यू सी उसके बाद उनका जो नॉवेल आता है वो नॉवेल क्या है, शी केम टू स्टे 1943 में, द मंदारिन 1954 में। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना। कौन कौन सी दो चीजें? शी केम टू स्टे 1943 में एक नॉवेल, और उनका दूसरा नॉवेल मंदारिन 1954 में। जस्ट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, उनका जो फेमस वर्क है द सेकंड सेक्स, वो कब पब्लिश हुआ? व्हेन डिड इट पब्लिश? 1949. 1949. And when her first novel she came to stay published? 1943. 1943. And the next novel, The Mandarins? 1954. 1954. 1954. I just want to know, she has a physical relationship or sexual relationship with a well-known critic or philosopher. What was the name of that philosopher? Jean-Paul Sartre. जीन पॉल सार्त्रे। जीन पॉल सार्त्रे के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप था। एंड विच ईयर शी वाज बोर्न? 1908. 1908। 1908, ठीक है। She belongs to France, a French feminist and a French existentialist theorist. One thing I want to know, Simone de Beauvoir died on 14th April 1986, but before her death, she coined some important terms. Can you tell me her notable ideas, her important terms that was coined by her? Ethics of ambiguity, feminist ethics, existential feminism. Yes, ethics of ambiguity and ethics, feminist ethics and existential feminism. Then you come to know the second sex, उनका किताब 1949 में आया है, और ये जो है कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म को, वुमेन्स ऑपरेशन को लेकर के बात करता है। शी केम टू स्टे 1943 में नॉवेल है, मंदारिस उनका नॉवेल है। हर मोस्ट इंड्यूरिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इज हर मीमार्स, उनका एक अपना मीमार्स भी है, संस्मरण भी है। नोटेबली द फर्स्ट वॉल्यूम जो उसका आया हुआ तो कब आया? 1958 में आया हुआ उनका मीमार्स, which has a warmth and descriptive power. She won the 1954 Prix Goncourt Prize, the 1907 Jerusalem Prize, 1978 Austrian State Prize for European Literature, ये सब उनको प्राइज मिला हुआ है। She was also known for her open lifelong relationship with French philosopher Jean-Paul Sartre. उनका एक ओपन रिलेशनशिप रहा किसके साथ? फ्रेंच फिलोसोफर जीन पॉल सार्त्रे के साथ। सो यू कम टू नो अबाउट दिस क्रिटिक, दिस फेमिनिस्ट क्रिटिक, कि इनका ये लाइफ रही है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू द सेकंड सेक्स केम इन 1949. She came to stay. Her first novel came in 1943, Mandarins 1954, and she got so many prizes. 1954 में Prix Goncourt Prize, 1975 में जेरूसलम प्राइज, 1978 में ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर, एंड शी हैज अ sexual or open physical relationship, lifelong relationship with French philosopher Jean-Paul Sartre. Here you come to know, ये सब उनका डेथ को लेकर के कि 19 अप्रैल 1986 में, ठीक है, उनका डेथ हुआ। रेस्टिंग प्लेस क्या रहा है? मॉन्ट पनाई सेमेट्री पेरिस में, एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में हुआ है। ऑक्यूपेशन क्या था? राइटर, सोशल थियरिस्ट, एक्टिविस्ट। नोटेबल बुक्स उनका क्या है? द सेकंड सेक्स। ये बार बार ये चीज ध्यान में रखना है। उनकी लाइफ में जो पीपल आए थे जिनके साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप था, जीन पॉल सार्त्रे के साथ था 1980 तक, नेल्सन एल्जरेन के साथ था, क्लॉड लैंजमान के साथ था। ये सब जो है उनके अपने लाइफ में आए हुए लोग थे। फिलॉसफी करियर 20th सेंचुरी की ग्रेट फिलोसफर्स रही हैं। स्कूल्स में आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजी, फ्रेंच फेमिनिज्म, वेस्टर्न मार्क्सिज्म। मेन इंटरेस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी, एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजी।
सो यू कम टू नो, ये सब चीजें एट अ ग्लांस में रही है, लेकिन कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट उसमें नहीं है। जो चीजें पहले उधर शेयर की गई वो चीजें ध्यान में हमें रखना है, और जीन पाल सार्त्रे के साथ उनके रिलेशनशिप को ध्यान में रखना। नाउ यू सी हियर कि उनका जो वर्क है, शी केम टू स्टे, जो था, शी केम टू स्टे वाज फॉलोड बाय मेनी अदर्स इंक्लूडिंग द ब्लड ऑफ अदर्स। शी केम टू स्टे के बाद उनका वर्क द ब्लड ऑफ अदर्स आया, व्हिच एक्सप्लोर द नेचर ऑफ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी, टेलिंग अ लव स्टोरी बिटवीन टू यंग फ्रेंच स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेजिस्टेंस इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, हमें कुछ नहीं ध्यान में रखना, इतना ध्यान में रखना है कि शी केम टू स्टे के बाद उनका एक वर्क आता है, द ब्लड ऑफ अदर्स आता है। एग्जिस्टेंशियल एथिक्स को लेकर के उन्होंने क्या कहा है। सीमान दी बुआ और जीन पाल सार्त्रे का बीजिंग में, हो सकता है कि कोई समारोह रहा हो, ये उनकी पोर्ट्रेट है या फोटो है जिसमें उन्हें दिखाया गया है बीजिंग में, वो गई हुई है, 1955 का लिया गया है फोटो। इन 1944 बुआ रोट हर फर्स्ट फिलोसफिकल एसे, उनका पहला फिलोसफिकल एसे 1944 में आया था, व्हिच इट सीनीज अ डिस्कशन ऑन एग्जिस्टेंशियल एथिक्स, जिसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंशियल एथिक्स पर। ये कब आया था, 1944 में उनका। She continued her exploration of existentialism through her second essay, The Ethics of Ambiguity. दूसरा essay उनका कौन सा था, The Ethics of Ambiguity, 1947 में। It is perhaps the most accessible entry into French existentialism, और उन्होंने जो बात की French existentialism को लेकर के बात किया। In the essay, Bua clears up some inconsistencies that many Sartre included have found in major existentialist works, such as Being and Nothingness. In the Ethics of Ambiguity, Bua confronts the existential dilemma of absolute freedom. She talks about absolute freedom कि क्या really में absolute freedom क्या होता है, उसकी क्या जरूरत है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है, द एथिक्स ऑफ एम्बिगिटी 1947, जिसमें वो फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करती है, और एब्सोल्यूट फ्रीडम। एक उनका वर्क है लेस टेम्प्स मॉडर्न्स। एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बुआ एंड सार्त्रे एडिटेड, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एडिट किया हुआ था। बुआ एंड सार्त्रे एडिटेड लेस टेम्प्स मॉडर्न्स, अ पॉलिटिकल जर्नल। ये एक पॉलिटिकल जर्नल था, तो ये भी उनको एक क्रेडिट दिया जाता है कि एक पॉलिटिकल जर्नल था जिसको उन्होंने क्या किया हुआ है, वो किया। अ पॉलिटिकल जर्नल विच सार्त्रे फाउंडेड along with Maurice Merleau-Ponty and others. Bua used less Thames models to promote her own work and explore her ideas on a small scale before fashioning essays and books. So less Thames models, ये एक important work रहा है, less Thames model. Next है sexuality, existentialist feminism and the second sex. Next is very important, sexuality, existentialist feminism and the second sex. जो उनका वर्क है द सेकंड सेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसी की वजह से अगर देखा जाए, सीमान दी बुआ है, इसी पे ज्यादा बात होती है। 1949 में आया फ्रेंच में इन फ्रेंच एज ली डियक्सी सेक्सी, जो भी है, दिस इज द वर्क ओरिजिनल उनका। टर्न द एग्जिस्टेंशियलिस्ट मंत्रा दैट एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस इनटू अ फेमिनिस्ट वन, और उनका बहुत फेमस कोटेशन, वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन, वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन। ये कई बार पूछा जा चुका है, किसने कहा, बहुत ही फेमस है। जो भी जेंडर स्टडीज पे बात करते हैं, सीमन दी बुआ की बात करते हैं, जस्ट गिव दीज एग्जांपल्स, वे इन सारे एग्जांपल्स को देते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन, दिस इज यू सी हियर कि फ्रेंच जो उनका वर्क रहा है, जिसका क्या नाम है, द सेकंड सेक्स, उसको लेकर के उन्होंने इसमें बात किया हुआ। When you go, तो इसमें उनका जो वर्क है, जैसे विद दिस फ्रेज बुआ फर्स्ट आर्टिकुलेटेड व्हाट हैज कम टू बी नोन एज द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन। उन्होंने किस पर बात की, सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन को लेकर के उन्होंने बात किया कि सेक्स हमारा बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान होती है वो हमारी पैदाइश के साथ शुरू होती है, और वही हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है।
जब एक बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो उसको ये कहा जाता है आपको बेबी गर्ल हुआ, आपको बेबी बॉय हुआ। इसलिए नहीं कि वह वैसा कपड़ा पहन के आता है, वैसी बातें करता हुआ आता है, वह वैसी हरकतें करता हुआ आता है। उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को देख करके ये चीज कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल या बेबी बॉय हुआ है। तो उन्होंने अब इस किताब में एक बहुत, इस कोटेशन में एक बहुत बारीकी बात बताई। वो क्या है, सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन की सेक्स इज अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शारीरिक बनावट जो ईश्वर ने हमें पैदा होते समय प्रदान की है। जेंडर क्या है, हमारा सोशल या कल्चरल आइडेंटिटी होता है, या सोसाइटी के द्वारा दिया गया कंस्ट्रक्शन है। दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स नेचुरल एंड द सोशल एंड द हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। जेंडर क्या है, सोशल और हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन है। जेंडर आइडेंटिटी बाद में आती है, पहली आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, बायोलॉजिकल या सेक्सुअल आइडेंटिटी होती है जब हम जन्म लेते हैं। एंड इट्स अटेंडेंट स्टीरियोटाइप्स, ये उन्होंने बात की है। Bua argues that the fundamental source of women's oppression is its femininity, historical and social construction as the quintessential other. बुआ ने बताया कि हमने जो है औरत को हमेशा अदर के रूप में देखा, उनको सेल्फ के रूप में नहीं देखा। जैसे अदर का मतलब आप ये समझिए कि अगर मैं अपने आप को आई कहता हूं, तो आई जो है क्या करेगा, यू के साथ मिलने की कोशिश नहीं करेगा, यू को का एक अलग अस्तित्व देखेगा, और यू को अलग अस्तित्व में रख करके यू को हमेशा कमतर आंकेगा, यू को महत्व नहीं देगा, और आई कभी नहीं चाहेगा कि आई की जगह यू ले ले। दोनों में हमेशा कंपटीशन होता रहेगा। तो यू को कम करना है तो आई अपनी रणनीति चलता रहेगा कि यू कभी भी सेंटर में ना आए बल्कि हाशिए पर रहे। तो उन्होंने कौन सा एक और कॉन्सेप्ट दिया, सेल्फ और अदर का कॉन्सेप्ट, यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। और उन्होंने कहा कि औरतों के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो अत्याचार हुआ, जो हाशिए पर हो गई, उसके पीछे क्या है, फेमिनिटी और हिस्टोरिकल और सोशल कंस्ट्रक्शन रहा है, कि कैसे सामाजिक ताना बाना तैयार किया गया, और कैसे जो है औरतों को जो है क्या किया गया, मर्दों से कम या मर्दों की इक्वल नहीं माना गया। ये बात बुआ ने कहा। बुआ डिफाइंस वुमन एज द सेकेंड सेक्स। बुआ ने उनके लिए कौन सा, वुमन के लिए वर्ड यूज किया सेकेंड सेक्स। अगर कभी भी आता है कि जो फ्रेज सेकेंड सेक्स है, ये किसने यूज किया, सीमांती बुआ ने यूज किया। किसके लिए यूज किया, वुमन के लिए, वो सेकेंड सेक्स है। बुआ डिफाइंस द वुमन एज द सेकेंड सेक्स बिकॉज वुमन आर डिफाइंड एज इंफीरियर टू मेन। क्योंकि वुमन जो है क्या होती है, मेन से इंफीरियर होती है, ये सोसाइटी ने हमेशा माना है या ऐसा उसने तैयार किया है। शी पॉइंटेड आउट दैट अरिस्टोटल आर गुड। उन्होंने ये भी बताया कि अरिस्टोटल बहस करते हैं, वुमेन आर फीमेल बाय वर्च्यू ऑफ अ सर्टेन लैक ऑफ क्वालिटीज। अब वो अरिस्टोटल तक पहुंच जाती है, बहुत बड़ी बात वो कहती है कि अरिस्टोटल कहते हैं, क्या कहते हैं, अरिस्टोटल आर्गूड वुमन आर फीमेल बाय वर्च्यू, कि वुमन या फीमेल के अंदर जो है कुछ वर्च्यू ऐसा है कि उनके अंदर कुछ लैक ऑफ क्वालिटीज है, उनके अंदर कुछ कमियां हैं जो पुरुषों में है लेकिन उनमें नहीं है। उसके बाद वाइल टॉमस एक्विनाज, जो टॉमस एक्विनाज है, रिफर्ड वुमन एज इम्परफेक्ट वुमन। और टॉमस एक्विनाज ने वुमन को क्या कहा, इम्परफेक्ट वुमन। वो इम्परफेक्ट मेन कहा। थॉमस एक्विनास रेफर टू वुमन एज इम्परफेक्ट मेन एंड द इंसिडेंटल बीइंग, उन्होंने कहा। ये सब वर्ड यूज किया गया है। तो जो उन्होंने द सेकेंड सेक्स लिखा, वो वुमन को लेकर के अरिस्टोटल चूंकि बड़े क्रिटिक है, अरिस्टोटल का क्या ओपिनियन है, प्लेटो का क्या ओपिनियन है, वहां से उन्होंने शुरू किया, ग्रीक से शुरू किया, और अपने जमाने तक आती है कि औरतों को कैसे अपने समय के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने उनके लिए वर्ड यूज किए हुए हैं। अरिस्टोटल ने क्या कहा, अरिस्टोटल ने कहा कि जो वुमन है फीमेल बाय वर्च्यू ऑफ अ सर्टेन लैक ऑफ क्वालिटीज, कि वो तो फीमेल बाई वर्च्यू है, उसके अंदर जो वर्च्यू है, जो क्वालिटी वो औरत की क्वालिटी है, और उसके अंदर बहुत सारी लैक ऑफ क्वालिटीज है जो पुरुषों में लेकिन उसमें नहीं है। तो अरिस्टोटल ने भी औरतों में कमियां देखी। एक्विनास ने क्या कहा औरतों को, कि वो इम्परफेक्ट मेन है और इंसिडेंटल बीइंग है। तो इस तरह की वो शी कोट्स इन इटसेल्फ होमोसेक्सुअलिटी इज एज लिमिटिंग एज हेट्रोसेक्सुअलिटी। उन्होंने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी को क्या किया गया, लिमिट किया गया जो है हेट्रोसेक्सुअलिटी की तुलना में। जैसे जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, मैंने क्वियर थियरी में आपको पढ़ाया था कि हेट्रोसेक्सुअलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी को किनारे लगाया गया। ऐसे ही जो है औरतों को सेकंड बनाया गया,
और पुरुषों को फर्स्ट बनाया गया। These things you find. Second important point, the idea should be to be capable of loving a woman or a man, either a human being without feeling fear, restraint or obligation. ये थोड़ा सा मैंने पढ़ा आपको समझाने के लिए कि उन्होंने किन लोगों को लेकर के ये बात बताई है कि वुमन द सेकंड सेक्स बनी हुई है। अरिस्टोटल का क्या ओपिनियन था, एक्विनास का क्या ओपिनियन था, और भी चीजें कैसे रही है, हेट्रोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी। Bua asserted that women are as capable of choice as men and thus can choose to elevate themselves, moving beyond the immanence to which they were previously. खैर उन्होंने बताया कि वुमन वो सारी चीजें कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, आज के समय में बहस करने की या डिस्कस का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चैप्टर्स ऑफ द सेकंड सेक्स, जो उनका किताब द सेकंड सेक्स है, जो जून 1949 में आया है। द सेकेंड वॉल्यूम केम अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट, कह रहे कि उसका सेकेंड वॉल्यूम जो है कुछ ही समय बाद आ गया था फर्स्ट के बाद। चैप्टर्स ऑफ द सेकेंड सेक्स वर ओरिजिनली पब्लिश्ड इन लेस टेम्प मॉडर्न्स, और ये जो चैप्टर्स है उसका चैप्टर्स ऑफ द सेकेंड सेक्स, उसके जितने भी सेकेंड सेक्स के जो चैप्टर्स थे वो जर्नल में, कौन से जर्नल में, लेस टेम्प्स मॉडर्न्स में पब्लिश हुए। लेस टेम्प, एक क्वेश्चन बनेगा कि जो द सेकेंड सेक्स किताब है उसके चैप्टर्स किस में पब्लिश हुए थे, लेस टेम्प्स मॉडर्न्स में पब्लिश हुए थे। द सेकेंड वॉल्यूम केम आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट ऑफ इन फ्रांस। उसका जो कुछ ही बाद जो है दिनों बाद उसका सेकेंड वॉल्यूम आया। इसका इससे पता चलता है उसकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी है। It was published soon after in America due to the quick translation by Howard Parsley. एक चीज ध्यान में रखना है, अमेरिका में पब्लिश हुआ और इसके ट्रांसलेटर कौन थे, होवार्ड पार्शले। अंग्रेजी में जो इसका ट्रांसलेशन किया गया है होवार्ड पार्शले ने किया है, एज प्रॉम्प्टेड बाय ब्लांची नॉफ, wife of publisher Alfred A. Knopf. Because Parshall had only a basic familiarity with the French language and a minimal understanding of philosophy. He was a professor of biology at Smith College. Much of Bua's book was mail translated or inappropriately cut, distorting her intended message. 4 years now prevented the introduction of a more accurate retranslation of Bua's work, declining all proposal despite the effort of existential scholars. So you will come to know कि जल्दी ही अमेरिका में पब्लिश हुआ, उसका जो ट्रांसलेशन किया गया होवार्ड पार्शले, ये सब पॉइंट नोट करने वाली चीज है। और उसमें उनकी जो मदद की गई है किसके द्वारा, ब्रांचे नॉफ, जो कि वाइफ ऑफ पब्लिशर अल्फ्रेड नॉफ की रही है। खैर उसके बाद आप ये देखते हैं कि ओनली इन 2009 वाज देयर अ सेकंड ट्रांसलेशन, करें कि 2009 में जो है उसका सेकंड ट्रांसलेशन आया। टू मार्क द 16th एनिवर्सरी ऑफ द ओरिजिनल पब्लिकेशन, Constance Boldi and Sheila Malmoni Chevalier produced the first integral translation in 2010, reinstating a third of the original work. खैर ये सब ट्रांसलेशन उसका हुआ, लेकिन उसके जो चैप्टर्स है उसमें क्या है, इन द चैप्टर वुमन मिथ एंड रियलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वुमन मिथ एंड रियलिटी। इन द चैप्टर, जो चैप्टर है वुमन मिथ एंड रियलिटी of the second sim, Bua argued that men had made woman in the other. उन्होंने बताया कि हमेशा आदमियों ने औरत को क्या बनाया, अदर बनाया, उनको अपनी जैसा नहीं रखा, अपनी इक्वल नहीं माना, उनको हमेशा अदर बनाया। इन सोसाइटी बाय द एप्लीकेशन ऑफ फॉल्स आवरा, उनके इर्द गिर्द तमाम झूठी कहानियां गढ़ी गई और मिस्ट्री वगैरह तमाम तरह के रहस्यमयी चीजें गढ़ी गई, और उनको इमोशंस का, फीलिंग्स का या देवी के समतुल्य दिखाया गया। जैसे तमाम श्लोक वगैरह इस तरह से गढ़े गए, लेकिन ये सब केवल कहाँ पे था, ऑन पेपर था, जो है कभी भी मेन स्ट्रीम में उनको नहीं लाया गया। इवन जयशंकर प्रसाद का भी अगर आप पढ़ेंगे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नव तल में, अमृत सदृश बहा करो जीवन के इस सुंदर तल में, वहां पर भी इमोशनल एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की गई है कि तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाएंगे। दिस थिंग्स यू सी व्हाट आई वांट टू से, कि जब आप ये बात करते हैं, जो सीमान जी बुआ एक कहती है कि ये केवल एक अदर का कॉन्सेप्ट वहां पे रखा गया, अदर इन सोसाइटी by the application of false aura of mystery around them. She argued that men used this as an excuse not to understand women or their problems and not to help them, and that this stereotyping was always done in societies by the group of
हायर इन द हायरार्की टू द ग्रुप लोअर इन द हायरार्की। उन्होंने बताया ये जितनी झूठी कहानी औरतों के बारे में गढ़ी गई, इमोशनल टच, देवी का रूप, ये उन सब लोगों ने गढ़ा जो लोग क्या करते थे, जो लोग जो है पार में होते थे, सेंटर में होते थे, और जिनका अधिकार था, बड़े घराने के जो लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उस तरह के। जैसे जैसे जो है तमाम तरह की चीजें कही जाती है कि पति परमेश्वर है, वही पति परमेश्वर। अगर एक पति ड्रिंकर हो है, वह एब्यूजिंग करने वाला है, नशेबाज है, नशाखोर वाला, तो परमेश्वर कैसे हो सकता है? तो लेकिन पति कैसा भी हो, वो परमेश्वर है। या ये चीज गढ़ा गया कि मायके से तो तुम्हारी डोली उठती है और ससुराल से जब भी उठेगी तो अर्थी उठेगी। तो मायका और ससुराल अलग अलग करने का कॉन्सेप्ट जो है, ये कभी पुरुष का के साथ नहीं हुआ। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ऐसे तमाम चीजें जो गढ़ी गई औरतों के बारे में, जो मैं नहीं कहता, ये शमीम का स्टेटमेंट नहीं है, ये तमाम जो लोग हैं जिन्होंने वक्त के साथ इसको पढ़ा, गढ़ा, किया, आलोचना की, उनकी स्टेटमेंट है। तो उसी में से थोड़ा थोड़ा बातें मैं बता रहा हूँ। शी रोड दैट अ सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन बाय हायरार्की आल्सो हैपेंड इन अदर कैटेगरीज ऑफ आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिस्कस आपसे कर ले रहा हूँ। सच एज रेस, क्लास, और भी जगहों पे इस तरह की चीजें आती है। कहीं पे रेस के नाम पर, क्लास के नाम पर, रिलीजन के नाम पर लोगों का शोषण किया गया। इसी तरह का एक शोषण जेंडर के नाम पर हुआ, जो किसने किया? मर्दों ने किया औरतों के साथ। और इस शोषण का सबसे बड़ा आधार क्या था? पैट्रियार्की था, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। ये सब कई बार बातें हो चुकी है। साइमन de बुआ कई जगह गई, उनका अपना एक मूवमेंट भी उन्होंने चलाया, तमाम चीजें। डिस्पाइट हर कंट्रीब्यूशन टू द फेमिनिस्ट मूवमेंट, स्पेशली द फ्रेंच वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट एंड हर बिलीफ इन वुमेन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उन्होंने औरतों के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात, आर्थिक रूप से औरतों को सशक्त होना चाहिए, और इक्वल एजुकेशन की बात कही। बुआ was initially reluctant to call herself a feminist. However, after observing the resurgence of the feminist movement in the late 1960s and early 1970, Buwa stated she no longer believed a socialist revolution to be enough to bring about women's liberation. She publicly declared herself a feminist. उन्होंने अपने आप को पब्लिकली एक फेमिनिस्ट कहा, लेकिन कब? 1972 में, जब एक इंटरव्यू लिया गया, और वो इंटरव्यू नॉवेल ऑब्जर्वेटियर को उन्होंने दिया हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने अपने आप को फेमिनिस्ट कब स्वीकार किया? जब जो है 1960 और 70, 60 और 70 के दशक में फेमिनिज्म जो मूवमेंट था बहुत तेजी के साथ बढ़ा। तो 1972 की एक ओपन इंटरव्यू में उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, यस शी इज अ फेमिनिस्ट, नॉट अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। उन्होंने ये चीज, और उन्होंने औरतों के दो अधिकारों को लेकर बहुत ज्यादा आवाज उठाई, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लेकर के उन्होंने बात कही है। In 2018, the manuscript pages of Lee Diak's Essex were published. At the time, her adopted daughter, Sylvie Lee Bon Biwa, उनकी adopted daughter Sylvie Lee Bon Biwa, a philosophy professor, described her mother's writing process. Buwa wrote every page of her book long hand first, and only after that would hire typist. ठीक है, ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है। अब बहुत ज्यादा मेरे पास उनको लेके और बात नहीं करना, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था वो क्या था? द सेकंड सेक्स, जिसपे मैंने बात किया, उनका कोटेशन बताया। उन्होंने बताया कि औरत को अदर के रूप में किया गया, और जो द सेकंड सेक्स वर्ड है ये वुमन के लिए ही है, क्योंकि फर्स्ट सेक्स मर्दों ने अपने आप को बताया, सेकंड सेक्स उन्होंने औरतों को बताया। अपने आप को मर्दों ने सेल्फ कहा, औरतों को उन्होंने अदर कहा। इंफीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने चीजें। उनका एक नॉवेल आया था द मंदारिन, 1958 में पब्लिश हुआ था। द मंदारिन्स ओन फ्रांसिस हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज प्रिक्स गाउंडकार्ट, और इसको फ्रांस का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज मिला था, प्रिक्स गाउंडकार्ट। इट इज अ रोमन अक्लिप, अ सेट ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय इसमें रहा, एंड फॉलोज द personal lives of the philosophers and friends among Sathwe's and Buwa's intimate circle, including her relationship with American writer Nelson L. L. Green। और उनका जो रिलेशनशिप था अमेरिकन राइटर नेशनल एल्ग्रेन के साथ, उसका भी झलक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बुक है ये उन्हीं को डेडिकेट किया गया, टू whom द बुक इज डेडिकेटेड। ये आप बहुत ध्यान में, एक पॉइंट बन सकता है। ईमानदारी कब आया? 54 में आया पहला पॉइंट। इसको क्या मिला? हमें हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज मिला, कहाँ का? फ्रांस का, द प्रिक्स गाउंड कोड। ये कब का सेटिंग है? वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम का सेटिंग है। इसमें उनका जो रिलेशनशिप जीन पॉल सार्त्रे के साथ था उसका, प्लस जो अमेरिकन एक राइटर थे नेल्सन
एल ग्रेन, उनके साथ जो रिलेशनशिप था उसको लेकर के उन्होंने बात बताई, और साथ ही साथ ये बुक भी उन्होंने उनको डेडिकेट की है। एल ग्रेन वॉज outraged by the frank way Biwa described their sexual experience in both the Mandaris and her autobiographies. Elgren vented his outrage when reviewing American translation of Bua's work. खैर उनका अपना निजी मामला था, उनका रिलेशन किससे था और क्या जो है उनकी लाइफ में था, ये सब चीजें। अब आप ये देखते हैं कि एक ग्लांस एट अ ग्लांस में मैंने रखा उनको क्या क्या प्राइज मिला था। प्रिक्स गोन कोर्ट प्राइज 1954 में, जेरूसलम प्राइज 1975 में, ऑस्ट्रियन स्टेट प्राइज फॉर यूरोपियन लिटरेचर 1978 में। ये तो तीन उनके प्राइज हो गए जो आपको ध्यान में रखना है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस का था जिसमें मैं नहीं कहता कि हमें सब ध्यान में रखना है, लेकिन कुछ चीजें जो है ध्यान में जरूर रखना है, जैसे द एथिक्स ऑफ एम्बिगिटी हमें ध्यान में रखना चाहिए। द सेकेंड सेक्स ध्यान में रखना है, 1949 में पब्लिश हुआ है। उसके बाद अमेरिका डे बाय डे 1954 में आया हुआ है, और द मंदारिन्स को हमें ध्यान में रखना है। और अगर मैं बात करूँ द कमिंग ऑफ एज नॉन फिक्शन वर्क उनका रहा है। व्हेन थिंग्स ऑफ द स्पिरिट कम्स फर्स्ट नॉवेल है। इस तरह से 4-5, ज्यादा नहीं, जो इस तरह से 4-5 वर्क है वो चीजें उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस वगैरह उनका हुआ है। So these were the point. I hope that you all have enjoyed this session. I don't have anything extra to tell you. और अगर आप इस पैटर्न पे बात करेंगे तो जेंडर स्टडीज से जुड़े हुए जितने भी क्रिटिक्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहले उनको, चाहे वो फेमिनिस्ट क्रिटिक हो, चाहे क्वेयर थियरी से रिलेटेड हो, जेंडर स्टडीज के जो भी बड़े क्रिटिक्स हैं जो उनके वर्क हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या करता रहूँ। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर आपका कोई इशू हो या कोई अगर आपका प्रॉब्लम हो तो यू कैन जस्ट शेयर विथ मी, या कुछ आपको कहना होगा तो आप जरूर उसे कर सकते हैं, बता सकते हैं। खैर, नाउ आई थिंक आई हैव डन, आई हैव completed what I had to say. You can just send your feedback, and even you can also say if you have